नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ, लेकिन फिलहाल फटाफट खबरों का रुख करते हैं। ब्रिटेन के बाद अब इटली में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले। कोरोना के कम होते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल यानी कि जनवरी में किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की क्वालिटी में हम किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर है। उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि जनवरी की किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन दे सकने की स्थिति में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि संभावना है कि कोरोना का खतरनाक दौर खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सावधानी की कई जरूरत है। हमें कोविड व्यवहार का पालन अभी करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी से कोरोना वैक्सीन संभव है, किसी भी हफ्ते में टीकाकरण हो सकता है। सरकार ने 5 कैटेगरी बनाई है। पहले नंबर पर स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे नंबर पर बुजुर्ग। दुनिया में कोरोना के 7,71,76,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 2,13,81,556 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, 16,99,498 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1,82,00,000 से अधिक कुल कोरोना संक्रमित केस, 73,20,628 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, 3,24,000 से अधिक मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में 24,589 नए कोरोना संक्रमित केस, 3 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज, 24 घंटे में 330 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत, 25,000 से अधिक रिकवर हो चुके हैं मरीज। महाराष्ट्र में 3,811 नए कोरोना के केसेस आए सामने, 18,96,518 मरीज हो चुके हैं संक्रमित, 62,744 एक्टिव कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 98 मरीजों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में 1,194 नए कोरोना के केसेस, 9 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 14,497 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, 24 घंटे में 5 मरीजों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में 438 नए कोरोना संक्रमित केस मिले, 8,78,723 कुल कोरोना संक्रमित केस, 4,000 से अधिक कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की हो चुकी है मौत। राजधानी दिल्ली में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित केस, 6,17,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, एक दिन में 26 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले आए सामने, 5,74,631 कुल संक्रमित केस, 17,245 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। राजस्थान में 978 नए मरीज आए सामने, कुल 2,98,996 मरीज हो चुके हैं संक्रमित, 12,422 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, एक दिन में 9 मरीजों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 577 नए कोरोना मरीज आए सामने, 2,57,644 कुल कोरोना केसेस, 5,888 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज, एक दिन में 5 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का 26वां दिन, कड़ाके की सर्दी में डटे किसानों से बात करने के लिए सरकार की ओर से एक और पहल की गई। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा। किसानों के प्रदर्शन के कारण आज भी ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया। दिल्ली से नोएडा आने वाले चुल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया, हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद है। टिकरी धनसा बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। चाचुकारा बॉर्डर सिर्फ 2 व्हीलर के लिए खोले गए हैं। सिंगू, मंगेश, पियाऊ, मनियारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। किसानों ने अपने आंदोलन की आवाज तेज करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन रविवार को फेसबुक ने किसानों को पेज को बंद कर दिया। जब इस पर काफी विवाद हुआ तो फेसबुक ने पेज को फिर सही कर दिया। आंदोलन के बीच सरकार ने फिर किसानों से बातचीत की पहल की। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सरकार की ओर से बातचीत की मंशा जाहिर की गई है। चिट्ठी में सरकार ने किसान संगठनों को लिखा है कि बातचीत कब करनी है ये किसान तय कर सकते हैं। बता दें कि अब तक किसान सरकार में 6 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार। पीएम मोदी के मन की बात के दौरान थाली पीटकर करेंगे विरोध। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के किसान नाकों पर नहीं देंगे टोल।
किसानों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में समाजसेवी अन्ना हजारे प्रदर्शन करेंगे। 25 दिन से राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। रेवाड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान सरकार से खुश हैं। उन्होंने कहा कि नरनौल में किसानों की भीड़ ने यह बता दिया कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस को घोटालों की सरकार कहा। 2G घोटाला, कोयला और जमीन घोटाले में कांग्रेस का हिस्सा था। सीएम ने कहा कि पहले विकास के नाम पर जब केंद्र से 1 रुपया चल रहा था तो प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो रहा था, लेकिन अब पूरा 1 रुपया ही प्रदेश की जनता तक पहुंचता है। बीच में कोई कट नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि पहले पंच सरपंच बुजुर्गों की नगद पेंशन दे रहे थे और मरे हुए लोगों की पेंशन तक जाकर जाते थे, लेकिन अब बुजुर्गों की पेंशन और किसानों की फसल का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। नारनौल में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी किसान कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेंदुला से लेकर नारनौल तक 4 लाइन रोड बनाने की आश्वासन भी दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल पर चल रहा आंदोलन किसान का नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों का है। आंदोलन उसी समय खत्म हो जाएगा जब इसमें से राजनीति निकल जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने एसवाईएल पानी के मुद्दे पर कहा कि नारनौल में मुख्यमंत्री का जनसभा की जा रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जिंद और रोहतक जैसे क्षेत्रों में भी रैली की जाए ताकि वहां का जो किसान पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में लगा है वो हमारे साथ आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में एक परिवार के कब्जे की लड़ाई चल रही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने ताकि बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिले। जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां किसान हितैषी नहीं बल्कि सत्ता में रहते फसलों के आयात की नीति थी। जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम न करे। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वदेशी को बढ़ा दिया, जिसके चलते दालों और खाद्य तेलों का आयात नहीं होता और हमारे किसानों को फसलों का बढ़िया दाम मिला। किरण चौधरी के प्रदेश में पानी के समान बंटवारा न करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को पानी बंटवारे की पूरी जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार में पानी का समान बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कि जो जेपी ने बीजेपी के विरोध में अपने विधायक बनाए और सत्ता सुख भोगतने के लिए बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, जबकि उन्हें अपना समर्थन वापस लेकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। केंद्र सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगी हुई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर बोलते हुए कहा कि जनता का भाजपा में शायद विश्वास बनता अगर भाजपा कार्य एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने वाले अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। अंबाला में किसानों द्वारा समूचे शहर में कैंडल मार्च निकालकर किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को सरकार इस तरह अनदेखा न करे। विधायक ने कहा कि पहले नहरों में इस क्षेत्र को 200 क्यूसेक पानी मिल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद में 800 क्यूसेक पानी मिल रहा है और 16 दिन बाद पानी आ रहा है। कुसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कुसली विधानसभा के गांव पुरखोत्तमपुर और गांव लेसान में विकारियों का उद्घाटन करने पहुंचे और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के लिए करनाल किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नूह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से तकरीबन 55,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा कि पहले किस्त में ज्यादा किसानों ने आवेदन किया था। कुछ किसान यहां से दूसरे जिलों में रहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों ने मांग की कि सरकार अब को उनके पद पर वापस रखे।
वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग अध्यापकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में ही इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और वहां टीचर केस हार गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस इलाके में भी पहुंच रहे हैं, लोग उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास कराया उतना किसी ने नहीं कराया। विनोद शर्मा वार्ड 18 में चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे और उसके बाद वार्ड 15 पहुंचे। यहां उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम में भ्रष्टाचार को खत्म कराएंगे। साथ ही आईएमटी को लेकर भी उन्होंने वार्ड 15 के लोगों से बातचीत की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा, अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला है। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं और भगवान का आशीर्वाद भी ले रही हैं। शक्ति रानी शर्मा मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा जब जंडली इलाके में पहुंची तो वहां भी लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। जंडली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और लोगों से वोटों की अपील की। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तो 9 साल बच्ची माही ने और उनका हाथ पकड़ लिया। माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि ना तो उसे गांव में 10वीं तक स्कूल है और ना ही पार्क है। इसके अलावा माही ने हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि सब कुछ आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वादा किया कि जुंडली इलाके में स्कूल, पार्क और घर बनाकर दिया जाएगा, जिसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि जो इन लोगों का अधिकार है वो इन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जब हम जीतेंगे तो तमाम समस्याओं का समाधान जल्द करेंगे। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रख रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है और जीत के बाद ये तमाम काम पूरे किए जाएंगे। शक्ति रानी शर्मा जंडली इलाके के बाद नदी मोहल्ले इलाके में पहुंची। यहां उन्होंने मैराथन प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने यहां कहा कि मेयर पद का चुनाव जीतने के बाद वो अंबाला निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देंगी। उन्होंने कहा कि निगम में अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही अब किसी भी काम के लिए अंबाला की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहां उन्होंने व्यापारियों से भी मुलाकात की और समर्थन की भी अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के व्यापारियों के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के लिए जारी प्रचार में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माता जी शक्ति रानी शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के लिए कार्तिकेय शर्मा अंबाला कपड़ा मार्केट में पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा व्यापारियों से वोट की अपील करते हुए मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी को कपड़ा व्यापारियों का भारी समर्थन भी मिला और कपड़ा व्यापारियों ने कार्तिकेय शर्मा की माताजी शक्ति रानी शर्मा को अंबाला मेयर पद के लिए पहली पसंद बताया।
कपड़ा व्यापारियों से बात करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेयर का चुनाव जीतने के बाद उनकी माताश्री नगर निगम से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और युवाओं के लिए नौकरियां देने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबाला वासियों की समस्याओं का 10 दिन में समाधान भी किया जाएगा। हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। साथ ही अंबाला के विकास का भरोसा भी लोगों को दिला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के वार्ड 12 में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने वार्ड 12 के हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रत्याशी अमनदीप कौर और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट मांगे। अंबाला निगम चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा जनचेतना पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल ने समर्थन का ऐलान किया। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को लगातार लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के समर्थन के बाद निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की स्थिति और भी मजबूत दिखाई दे रही है। अंबाला निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी को लगातार भारी समर्थन मिल रहा है। वार्ड 18 से सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी को छोड़ हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। जनचेतना पार्टी की ओर से प्रचार में लगातार जनसंपर्क को आगे बढ़ाने वाले कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में पार्टी में शामिल हुए युवाओं ने प्रचार की कमान संभाली। सभी ने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए मांगे वोट। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में खंडर के एक व्यक्ति का अस्त व्यस्त शव मिला। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। शव के पास से ही पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ है। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। शव की शिनाख्त की कोशिश लगातार की जा रही है। कैथल में शुगर मिल के पास डंपर के साइड लगने से मोटरसाइकिल सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपत्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैथल आ रहे थे और शुगर मिल के पास डंपर के साइड चलने से मोटरसाइकिल सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भागने में सफल हो गया। यमुनानगर की जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए। राज्य मिस्त्री एवं लीड कॉर्पोरेटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल पे 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए। अभी 90 बंदियों ने ये कोर्स कंप्लीट किया। जेल से रिहा होने से पहले इन बंदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसके आधार पर वो बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। भवानीखेड़ा में आला हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर के रोष प्रदर्शन किया। शहीद गुलाब सिंह पार्क में सामने दिव्यांगों ने हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्का विधायक बिशंबर वाल्मीकि और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी को किया जाएगा राज्य स्तरीय प्रदर्शन। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बावजूद भी गरीबों की गेहूं के कोटे को गायब करने का गोरखधंधा सामने आया है, जबकि विभाग इसमें लिपापोती करता हुआ नजर आ रहा है। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में एक डिपो होल्डर टेंपो में गेहूं हलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो कि खुले बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार था। सुहाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली गोली। गांव नुनेरा के पूर्व सरपंच को लगी गोली। विवाद में 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गुरुग्राम में सनकी कार चालक ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। गनीमत हुई रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ये मामला 2 पक्षों के झगड़े का है, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो गाड़ी चालक ने अस्पताल पर ही गाड़ी से हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करनाल में दहेज न मिलने की वजह से दूल्हे ने शादी करने के इनकार कर दिया और बारात लेकर ही वहां पहुंचा। दहेज में दूल्हे ने क्रेटा कार मांगी थी। सिरसा के डीएसपी जगदीश जोशी ने गरीब बस्ती में पहुंचकर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और कुछ खेलने का सामान भी दिया। सबसे पहले डीएसपी जोशी ने बच्चों से गीत, भजन, कविताएं सुनी। वहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जो लोग समाज में समझते ही नहीं है।
चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी से बाइक सवार नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। बदमाशों की गोली से एक दुकानदार भी घायल हो गया। घने कोहरे की सफेद चादर में अंबाला में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है, यहाँ शहर के अंदरूनी इलाके में हर जगह वाहन या तो सड़क के किनारे खड़े मिले या रेंग कर चलते नजर आए। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर अपनी मंजिल तक सफर बड़ी मुश्किल से तय करना पड़ रहा है। सैर पर निकले लोग चाय या का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया। वह दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ से ढके पश्चिम हिमालय क्षेत्र में चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग राज्य में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान शून्य से 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में सर्दी की वजह से घाटी के कई इलाकों में पानी की लाइनें, चंद्रभागा नदी समेत कई जलाशयों में पानी जम गया है।